आपके लिए मूल अधिकार संबंधित जितने भी प्रश्न यूकेपीएससी, आरओ समीक्षा अधिकारी यूपी का जो होता है और बीपीएससी जो 23 जनवरी को होने वाला है, उसमें जितने भी प्रश्न आते हैं, जिस तरह के प्रश्न आते हैं उनका स्टैंडर्ड जैसा होता है, उन सब पे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा हूं जो आपके एसगार्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम क्रम वाइज तरीके से इसको एक एक करके देखेंगे। इसके अलावा अगर आप मूल अधिकार को कंप्लीटली ढंग से समझना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फंडामेंटल राइट्स का वीडियो पहले से अपलोड है, उसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। वो प्री कम मेंस दोनों है, लेकिन ये केवल एक क्विक रिवीजन है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्विक रिवीजन का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये चौथा पार्ट्स है और क्विक रिवीजन में आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। आज आपको आश्चर्य होगा कि मूल अधिकार क्यों आया, पॉलिटी का क्यों टॉपिक आया, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कमेंट्स पे कहते हैं कि पॉलिटी एक भूत की तरह उनको लगता है, पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, पॉलिटी के पॉइंट टू पॉइंट आपको इजीली याद होते हैं लेकिन उनके प्रश्न जो होते हैं वो आपको बार बार परीक्षा में फंसाते हैं। आज इसी भूत को हम उतारेंगे और एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हमने उठाया है, ये मुद्दा है फंडामेंटल राइट्स जो आज का टॉपिक है, इसको आपको ढंग से समझना है। सबसे पहले एक काम करिए, आप फंडामेंटल राइट्स या पॉलिटी का कोई भी सेटअप पढ़ने से पहले एक बात को याद रखिए, जब भी आप उसको पढ़ें उससे संबंधित तुरंत उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ही ऐसे प्रश्न होते हैं जो शब्दों में उनको उलझाया जाता है और फैक्ट्स को ही पूछा जाता है लेकिन शब्दों में उलझा के पूछा जाता है। इसलिए आपके साथ आज हम हर प्रकार के प्रश्नों को भी शेयर करेंगे। मेरी एक व्यवस्था ये है कि मेरे पास बाकी जो यूट्यूबर हैं उनके पास जो इनको आपने मिलेनियर बनाया अपने प्यार और स्नेह के साथ, उस तरह भी आप मुझे प्यार और स्नेह नहीं दिए हैं, इसलिए मेरे पास जो है उसी के माध्यम से मैं आपको प्रश्न केवल बोलूंगा और सारे टॉपिक समझाने के बाद जहां जहां प्रश्न आए हैं मेरे ध्यान से मेरी वाणी को सुनिएगा और उन प्रश्नों को नोट डाउन करते चलिएगा। निश्चित रूप से विश्वास मानिए, क्विक रिवीजन के बाद आपका मूल अधिकार से संबंधित जितने भी प्रकार के भूत हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, वो सब भाग जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार का क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 देखेंगे। आपको मूल अधिकार के बारे में बता दें, मूल अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार भाग 3, इसको आप याद रखिएगा। कानून की सरकार स्थापित करना, मतलब कानून का राज हो, इसलिए ये मूल अधिकार भारत के जनता के, भारत के लोगों को ये मिला हुआ है जो राज्य के विरुद्ध है। यानी राज्य का मतलब क्या होता है अभी हम चलते हैं तो आपको बताते हैं, बस इतनी बातें याद रखिए। राज्य या कानून सरकार को स्थापित करना, ये बातें हैं और भी हम इनकी बातें करेंगे, वहां आपको स्पष्ट बताएंगे। 6 मूल अधिकार हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। आप मूल अधिकार पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन प्रश्नों के संग्रह को कैसे उससे उलझे बिना कैसे निकलना है उसको इस क्लास में आपको समझना है। क्विक रिवीजन है, ध्यान से देखें। समता का अधिकार 14 से 18 तक है, ये आपको पता ही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। कुछ स्टूडेंट शोषण का अधिकार पढ़ लेते हैं, तो भैया अभी तक ये अधिकार तो नहीं मिला है, मिलेगा तो पहले लाइन में हम रहेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। एकदम क्लियर स्पष्ट समझिए, आपको भारतीय संविधान में फिलहाल में 6 अधिकार मिले हैं। 6 अधिकार से ज्यादा अभी आपको हासिल नहीं हो पाया है मोदी सरकार आने के बाद भी। आइए, इससे अलावा जो प्रश्न आपको फंसाने वाले होते हैं वो बाद में चर्चा होगी। सबसे पहले एक एक करके अधिकार को देखेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का मतलब सीधा सीधे आप जो प्रदेश समझते हैं उसका मतलब यहाँ राज्य नहीं है। यहाँ पर राज्य का मतलब यह है किसे आप राज्य कहेंगे, यानी सरकार कहेंगे। सीधी बात यह है, राज्य आप संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, संसद के जितने भी अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और कार्यपालिका, इन सभी को यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब क्या है, राज्य के परिभाषा के दायरे में आते हैं। पहले ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, राज्य सरकार के उन उपक्रमों को जिन पे उनका हिस्सेदारी होता है वो भी राज्य के दायरे में आते हैं, जैसे एनटीपीसी, एलआईसी और हिंडाल्को और सेल, ये सभी राज्य के ही दायरे में आते हैं। इन्हीं को परिभाषित किया गया है जिस पर सरकार का अधिकार हो, सरकार के अधिकार क्षेत्र में वो आता हो, सरकार उस पर राज करती हो, सरकार उसके माध्यम से आपको सुविधा देती हो, वो सारे चीजें राज्य के परिभाषा में आते हैं। ज़्यादा डीपली आप पढ़ने के लिए बुक्स का एम लक्ष्मीकांत प्रेफरेंस करता हूँ, आप उसको देखें। मूल अधिकार से असंगत जो भी विधियां होंगी उनको
न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा और मूल अधिकार से असंगत जहां तक जो विधि बनी होगी वहां तक वो शून्य हो जाएगी। इसका प्रावधान और इसकी शक्ति अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यही है मूल अधिकारों से असंगत। अगर राज्य कोई ऐसा अधिकार बनाती है जिससे कि आपका हनन होता है, जो मूल अधिकार में ये 6 अधिकार मिले हैं, इससे कहीं भी वो अधिकार टच करते हैं, कहीं से भी उसको काटते छाटते हैं, कुछ भी जो राज्य कानून बनाता है उससे, उस कानून के तहत आपके 6 अधिकार कहीं भी हनन होते हैं, तो इसका अनुच्छेद 13 में प्रयोग करके मूल अधिकार से असंगत जितनी भी विधियां होंगी उसका शून्यकरण करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। आगे चलिए, विधि के समक्ष, यहां से आपका मूल अधिकार स्पेशली शुरू होता है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है आपको। इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और विधियों का समान संरक्षण हर व्यक्ति को मिलेगा। इतनी बात कही गई है। केवल कुछ अपवाद हैं, वो भी जान लीजिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य, विदेशी शासक और यूएनओ की एजेंसी, जो भी यूएनओ की और शाखाएं हैं, उन पर ये विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण लागू नहीं होता है। ये अपवाद है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद के विधानमंडल, इन सब के लिए अलग से प्रोविजन है जिनके तहत उन्हें विधि के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, विधि के समक्ष उनकी मुकदमा चलेगी। ये सब एक अलग क्षेत्र है, इसलिए यह अपवाद में है, मैंने यहाँ लिख दिया है। इससे ज़्यादातर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है। एक आध बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण में मतभेद या विभेद किया जाता है निम्नलिखित में से किसके साथ, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा धर्म, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान पर भेद आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में इसका प्रावधान है। किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके वंश के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते कि इस संस्था में उनको दाखिला नहीं मिलेगा या ये डिग्री वो नहीं लेंगे, या किसी भी प्रकार का विभेद आप उनके साथ नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 में है। उसके बाद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में सभी व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में लोक नियोजन में अवसर की समान अवसर समानता मिलेगी। इसकी बात अनुच्छेद 16 में किया गया। अनुच्छेद 4 में 16(4) में अगर आप जाएंगे तो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। वो शुरुआती दौर में 10 सालों के लिए प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान में, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण, और ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज भी उन विशेष तबकों के लिए जिनको ST SC और OBC, बाद में OBC को मिला था, पहले ST SC को ये प्रावधान दिया गया था कि इनको विशेष रूप से हम एक लाभ देंगे लोक नियोजन के अवसर में, लेकिन 10 सालों के लिए किया गया था। दुर्भाग्य से आज तक उनकी स्थिति सरकार को लगती है कि ऐसी नहीं हो पाई है, इसलिए उसकी समीक्षा भी नहीं हुई है और उस आरक्षण जो 16(4) में जोड़ा गया था उसे हटा लिया गया है, उसे अभी तक रखा गया है। अब आगे देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का मतलब आप समझ ही रहे हैं, छुआछूत से संबंधित आप किसी भी प्रकार का प्रावधानित कार्य नहीं करेंगे। अनुच्छेद 17 में इसका विवरण दिया हुआ है। ये सब आप जानते ही होंगे। मेरा प्रश्न, केवल प्रश्न का आज रिवीजन करने का मेरा एक मोटो है जो आपको मैं अभी कराऊंगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, जैसे पहले कोई नवाब लगाता था, महाराजा लगाता था, इस तरह की उपाधि अब हम किसी के नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं, केवल 2 चीज़ों में छोड़कर, सेना और विद्या। सेना और विद्या में सेना के रिटायर्ड जो अधिकारी होंगे, रिटायर होने के बाद भी लेफ्टिनेंट लगा सकते हैं, कर्नल लगा सकते हैं, मेजर लगा सकते हैं, सूबेदार लगा सकते हैं। और विद्या क्षेत्र में जैसे कोई चिकित्सक बनता है तो उसके नाम के पहले डॉक्टर लगेगा। अगर कोई PhD कर लेता है तो डायरेक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद नाम के पहले डॉक्टर लगेगा। ये सब चीज़ें अभी भी है, इसलिए इनमें उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 लागू नहीं होता है, सेना और विद्या। दूसरी बात, उपाधि और पुरस्कार में आप अंतर करके रखेंगे। जो बाहर से किसी को भी पुरस्कार मिलता है या पद्म भूषण और भी जो पुरस्कार है, भारत रत्न मिलता है, तो ये पुरस्कार है, वो आप भारत रत्न नाम से जानेंगे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ये हो सकता है क्योंकि वो पुरस्कार है, वो उपाधि नहीं है। इसको आप समझ के चलिए। उसके बाद आते हैं तो अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में तरह तरह की स्वतंत्रताएं आपको मिली हुई है। पहला है 19A वाक्य अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता। 19B सभा बुलाने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D आवागमन की स्वतंत्रता। 19A बसने की स्वतंत्रता। और F जो अब नहीं है, संपत्ति रखने का स्वतंत्रता, पहले था ये। 19G जीविका उपार्जन, यानी किसी भी प्रकार के आप व्यापार कर सकते हैं और अपनी जीविका को उपार्जित कर सकते हैं।
ये टोटल मिला के आज आपके पास 5 है, पहले 6 था, अब 5 प्रकार के अंदर स्वतंत्रता के अंदर स्वतंत्रता है जिसे आपको समझना है। इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न आपके डायरेक्टली कभी कभी पूछे जाते हैं। और इस तरह के अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप समझिए इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, अब आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं। एवाक, एवाक का मतलब ए वाक, इससे आप याद कर सकते हैं। बुलाने का मतलब बी, संघ मतलब इंग्लिश होता है कमेटी, कमेटी से सी स्टार्ट हो रहा है पहला वर्ड, तो सी से संघ बनाना। डी, डी मतलब इधर उधर डोलना। आवागमन, आवागमन मतलब इधर उधर डोलना, तो डी 19D में आवागमन है। बसने की अंग्रेजी होते हैं स्टेब्लिशमेंट, बसने के लिए ई उसमें आएगा तो स्टेब्लिशमेंट से याद कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार अब है नहीं, झूठा हो गया इसलिए फॉल्स, इसको हटा सकते हैं। जीविका में जी आ रहा है इसलिए 19G से जीविका उपार्जन को स्वतंत्रता कर सकते हैं। ये हो गया स्वतंत्रता के अधिकार के टोटल प्रावधान जो 5 हैं, 1 2 3 4, एक 5, एक 6, एक आपका हट गया है ये वाला, मतलब अभी आपके पास 6 है, एक हट चुका है, पहले 7 था। अपराधों के लिए 2 सीधी संरक्षण अनुच्छेद 20 में है, यानी यदि आप किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उसके समक्ष जैसे आपको बताया जाएगा कि आप किस कारण से गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद आप किसके लिए क्या क्या आपको मतलब वकील लेने की स्वतंत्रता, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की, ये सारी चीजें आप जानते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, ये देखिए ये 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। ये दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसी भी प्रकार के आपातकाल, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ये आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। अपराधों के लिए 2 सीधी संरक्षण अनुच्छेद 20 और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, बाकी आपसे छीना जा सकता है, वो कैसे वो भी हम आपको दिखाते हैं। शिक्षा का अधिकार 21 क में है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको लाया गया था। निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। दंड विषयक हिरासत, निवारक हिरासत, ये 2 मैंने लिखा है। दंड विषयक हिरासत का केवल इतना मतलब है कि आपने अगर कोई अपराध किया है तो उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी। निवारक हिरासत का मतलब यह है यदि आपने अपराध नहीं किया है और अपराध करने की स्थिति में आप जाने वाले हैं और पहले से प्रशासन को ऐसे ही पता चल जाता है तो आपको अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की बात है निवारक हिरासत में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। 23 में आपका है बलात् श्रम, 24 में है आपका बाल श्रम। इसमें मानव व्यापार भी है, बलात् श्रम में मानव व्यापार भी है, इसको आप याद रखिएगा। पहले बलात् श्रम का मतलब बड़ों का श्रम, जो बड़े लोग हैं उनके साथ बंधुआ मजदूरी और केवल खाने और पीने के आधार पर आप शोषण उनका नहीं कर सकते हैं, ये चीजें बलात् श्रम में कहा गया है। 24 में बाल श्रम है, बच्चों का 6 से 14 साल जो आप पढ़ते हैं, इसमें शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला है। उसी तरह 14 साल के कम उम्र के बच्चों को आप अपने कारखाने या व्यवसाय पर नहीं रख सकते हैं, वही बाल श्रम है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, इसके अंदर जाने की उतनी भी डिटेल में हमें जरूरत नहीं है, अगर आपको देखना हो तो आप बुक से उसको पढ़ सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को ये दिया गया है 30 में, यहाँ पर छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूँ, अनुच्छेद 30 में है ये। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भी मैं अभी डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्विक रिवीजन में ये सब पढ़ाया नहीं जाता है। क्विक रिवीजन में केवल आपको बताएंगे हम किस तरह क्वेश्चन आएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को, उसके संबंधित ये संवैधानिक उपचार मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसे आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है, उसमें प्री कम मेंस दोनों के लेवल का पढ़ाया है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद जब आते हैं हम तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या कि ये जो 6 प्रकार के आपको अधिकार मिले हैं, इन 6 प्रकार के अधिकार में आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इससे आपसे प्रश्न सबसे हाई लेवल का प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऊपर केवल अगर आप पढ़ के आते हैं तो, क्या कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, कौन से अधिकार भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त है और कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिक को प्राप्त 15, 16, 19, 29 और 30 है। इसे आप मुचवानी याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जैसे घोल के पीना है पी लीजिए। इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा आते हैं। भारतीय नागरिक को प्राप्त कौन से अधिकार हैं निम्नलिखित में से, तो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। और इसको मेमोराइज करना हो तो आप उधर देख लीजिए इन अधिकारों के अंतर्गत क्या आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जितने भी अधिकार बचते हैं वो भारत के व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी बच्चों को भी प्राप्त है, यानी जो व्यक्ति आएगा। अब प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता है, अब इसमें तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, यह भारत नागरिकों को प्राप्त है,
लेकिन भारत व्यक्तियों को सारे जितने भी अधिकार है वो सारे प्राप्त हैं। ये जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कहने का मतलब ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। सिंपल सी बात इतनी है। ये 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जितने भी हैं वो विदेशी जो आएंगे उन्हें भी प्राप्त है। केवल इतनी बात समझ लीजिए, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे विदेशी नागरिक। तो ये बात हो गई। महत्वपूर्ण जितने भी इसमें अनुच्छेद थे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं। इससे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मुख्यतः आपसे जो यूकेपीएससी में और बीपीएससी में समीक्षा अधिकारी में तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी हाई लेवल प्रश्न बनाता है, घुमा कर बनाता है, तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है। तो राज्य के ही विरुद्ध प्राप्त है भैया, याद रखिएगा। राज्य आपको शोषण नहीं कर सकता, राज्य आपको जबरदस्ती बिना किसी प्रावधान से रोक नहीं सकता, बिना किसी प्रावधान से आपका व्यापार नष्ट नहीं कर सकता, आपको बोलने से नहीं रोक सकता, आपके साथ लोक नियोजन विषय पर जो भी आपको मिला हुआ है उस प्रावधान को हटा नहीं सकता। मतलब कुछ कारण, लीगल कारण या उसको एक और लैंग्वेज में बोलते हैं कानूनी कारण आपको जरूर बताया जाएगा, उसके आधार पर ही रोका जा सकता है। यानी ये राज्य को मनमाना तरीके से शासन करने के लिए एक दिया गया आपको अधिकार है। कुछ नकारात्मक विशेषता, कुछ सकारात्मक विशेषता, दोनों प्रकार की निगेटिविटी है इसमें, दोनों प्रकार की बातें हैं, निगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। क्यों? कुछ नकारात्मक विशेषता है, कुछ सकारात्मक विशेषता है। सकारात्मक विशेषता ये है, सरकार के लिए तो नकारात्मक है, लेकिन सरकार के लिए कुछ नकारात्मक के बजाय सकारात्मक भी है। जैसे अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं होगा समाज में, तो ये सरकार के लिए तो एक अच्छा चीज़ है जो हम लोग को प्राप्त है। अगर हम अस्पृश्यता के अंत का पालन करते हैं तो सरकार को हमें किसी भी प्रकार के कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार के लिए कुछ हद तक ये सकारात्मक भी है, सरकार के लिए कुछ हद तक ये नकारात्मक भी है। इनकी दोनों विशेषता है, याद रखिएगा। न्यायोचित है भैया, ये याद रखिएगा। इससे संबंधित कभी कोई प्रश्न पूछता है, नीति निर्देशक तत्व वाद युक्त है कि नहीं और मूल अधिकार वाद युक्त है कि नहीं, तो मूल अधिकार में वाद लाया जा सकता है। आपके इन 6 अधिकार का कोई भी हनन होता है तो बिना आप मुझसे पूछे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके भी प्रावधान मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान लिखे गए हैं, अगर वो आपको नहीं सरकार अवेलेबल करा पाती है, उपलब्ध करा पाती है, तो आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। वो न्यायोचित नहीं है, ये न्यायोचित है, ये याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। न्यायोचित है, अगर आपका होता है हनन तो आप किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाएंगे? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोनों जगह जा सकते हैं आप मूल अधिकार में। उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान करने की इसको शक्ति है, यानी उच्चतम न्यायालय ही इसका संरक्षक है। निम्नलिखित में से मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर ऑप्शन में है तो आप डाल सकते हैं, नहीं केवल तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। यह स्थायी है, इसे टेम्पोररी नहीं कहेंगे, ये स्टेबल है और स्थायी है, ठीक है। आपातकाल के दौरान इसका स्थगन किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपसे घुमा के पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं। आपातकाल में स्थगन किया जाता है केवल 2 प्रावधान छोड़ के, बाकी सब आपसे छीने जा सकते हैं केवल 2 को छोड़कर। कौन कौन से 2 को छोड़कर किया जा सकता है? एकदम माइंड में मेमोराइज कर लीजिए। अनुच्छेद 20 और 21, ये दोनों प्रावधान आपसे किसी भी परिस्थिति में नहीं छीने जा सकते हैं। क्यों? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, कोई भी आपातकाल लगा और आपके घर में घुस के सरकार आपको गोली मारने लगे, नहीं हो सकता। और दोष सिद्धि संरक्षण, आप अपने दोस्त को साबित करने से, अपने आप को बचाने के सारे चीज़ों को करने से आपको अधिकार मिला हुआ है। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार, उससे संबंधित ये भी है, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। तो इससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं इसमें हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 359 जो है, शक्ति मिली हुई है राष्ट्रपति को। क्या मिला है? आपातकाल के समय जितने भी प्रावधान हैं 20 और 21 को छोड़ के उसको स्थगित कर सकते हैं। मूल अधिकार को स्थगन किया जा सकता है। किसे प्राप्त है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। आपको याद आ रहा होगा आपातकाल का ये एक स्ट्रक्चर है, 352 से 360, 352, 356, 360। उसी में देखिए 359 में शक्ति प्राप्त है कि किस प्रकार से ये स्थगित किया जा सकता है। किसको छोड़ के? 20 व 21 को छोड़ के, ठीक है। ये टोटल बात आपसे हो गई ऐसी जो आपसे घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है और आप विशेष रूप से फंस जाते हैं। इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिए। ये तो आप बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, इसमें मैंने कोई आपको लॉजिकली बहुत बड़ी बातें नहीं बताई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आज के आईएएस यूपीएससी के इन सब क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं और संबंधित वाद पे जा रहे हैं। कौन से मूल अधिकार से संबंधित वाद है उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद कर लीजिए, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज 1967 में आया था, जिसमें
368 के प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया गया था। उसके बाद 24वें संविधान, इसमें इन्होंने कहा कि मूल अधिकार में आप 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 में, उसके अंतर्गत आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 में आर्टिकल 13 और 368 में ही संशोधन कर दिया गया कि हम 368 के अंतर्गत मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। बस इतना आपसे पूछना है। तो ये आप टॉपिक याद कर लीजिए, ये जुड़ा हुआ है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज, किससे? मूल अधिकार से संबंधित वाद है। दूसरा है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, 1973 का मामला है, जिसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ठीक है संशोधन होगा, परंतु किससे? आर्टिकल 13 368 के अंतर्गत आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में जो है संविधान के जो ये अधिकार मिले हुए हैं, इनके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1976 में मौलिक अधिकार में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यह लिख दिया गया। कहने का मतलब कि 42वां संविधान संशोधन में यह कह दिया गया कि मूल अधिकार में अगर हम किसी प्रकार का कल को संशोधन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर वाद नहीं ला सकता है। लेकिन इसका भी मैटर खत्म हो गया कब? जब मिनोवा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 में एक वाद आया, जिसमें इस चुनौती को, जो संशोधन में कहा गया था कि संशोधन अगर मौलिक अधिकार में होगा तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता, उसे मिनोवा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 में निरस्त कर दिया गया। यहां तक ये चीजें आप पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए। संविधान का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, नकारात्मक और विशेषता और सकारात्मक भी है, न्यायोचित है, ये बात याद रखिएगा, स्थायी है। सबसे बड़ी बात एक और, बहुत जगह पे यह प्रश्न मैंने देखा है कि संविधान, मूल अधिकार संविधान का मूल भाग था। याद रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो मैं बता दे रहा हूं, मूल भाग था, यानी संविधान